ये है मिस्टीवर्स स्टोरी, जहां हर कहानी में छुपा है रहस्य, जहां किस्मत खेलती है अपना खेल और जहां एक साधारण इंसान बन सकता है असाधारण। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है गरीब से करोड़पति सुपर फाइटर की रहस्यमयी कहानी। अब तो तुम्हें दारू पीनी ही पड़ेगी। भीड़ के बीच से एक बहुत ही स्मार्ट आदमी की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी ईशान नारंग की थी। ईशान नारंग के हाथों में एक कैमरा था। वो जल्दी से अभय के सामने आकर खड़ा हो गया और कैमरे की तरफ देखकर बोला, अभय, मेरे डाई हार्ड फैंस को डिसअपॉइंट मत करो। तुम लेट आए हो। तुम्हें अल्कोहल की बॉटल्स को ख़त्म ही करना होगा। ये सुनकर अभय हैरान हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। ठीक उसी वक्त पलक ईशान नारंग के सामने खड़ी हो गई और बोली, ये तुम क्या कर रहे हो ईशान? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त कोई भी वीडियो बनानी चाहिए। पलक, पूरे माहौल को क्यों खराब करना चाहती हो तुम? क्या परेशानी है तुम्हें? ईशान नारंग ने चिढ़ते हुए पलक से कहा। ये सब अभय देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। अभय को सबके सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने खुद को उन सबसे दूर रखना ज़्यादा बेहतर समझा। अचानक से ईशान नारंग ने अपने कैमरे का लेंस अभय की तरफ कर दिया और बोला, तो बताओ अभय, क्या तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? ये बोलते ही ईशान ने तीनों बॉटल्स को अभय के टेबल पर रख दिया। उसके बाद ईशान मुस्कुराते हुए बोला, अभय, अगर तुम्हें लगाता है कि तुम इतने सारे लोगों के सामने नहीं पी पाओगे तो एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ पीता हूँ। आई एम एन एक्टर। आज मैं तुम्हें लोगों को फेस करना सिखा दूंगा। अब तो मना नहीं करोगे तुम? ये सुनकर वंशिका हैरानी के साथ ईशान नारंग से बोली, ये तुम क्या कर रहे हो ईशान? डोंट क्रिएट अ सीन हियर। ये बोलने के बाद वंशिका ने अभय की तरफ देखा और उसके कान में फुसफुसाकर कहा, अभय सर, आप ईशान नारंग के साथ मत पीना। ये दिखने में ऐसा है लेकिन है बहुत शातिर है, एंड ही इज़ अ बिग टाइम अल्कोहलिक। ये सुनकर अभय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो कुछ देर शांत रहकर सिर्फ ईशान नारंग की तरफ ही देख रहा था। अचानक से अभय ने सबको चौंकाते हुए ईशान नारंग से कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्रिंक को ख़त्म करने में। आज मैं मिस्टर नारंग द एक्टर और सेलिब्रिटी से थोड़ी बहुत चीज़ें तो सीख ही लूँगा। ये सुनकर पलक और वंशिका को बहुत बड़ा झटका लगा। वंशिका फिर से अभय से घबराते हुए बोली, अभय सर, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? ईशान नारंग वास्तव में अव्वल दर्जे का शराबी है। वो सिर्फ आपको नशे में डालकर सबके सामने बेवकूफ़ बनाना चाहता है। वंशिका को अभय के बारे में सोचकर डर लग रहा था। वो किसी न किसी तरीके से अभय को रोकना चाहती थी, लेकिन अभय ने कोई जवाब न देकर सीधा तीनों बॉटल्स उठाई और ईशान नारंग के साथ मिलकर उनको पीने लगा। अभय ने शराब की तीनों बोतलें जल्दी से ऐसे खत्म कर दी जैसे वो उसके लिए रोज का काम हो। ये सब देखकर उधर मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। पलक और वंशिका ने तो कभी अभय को शार्प पीते हुए देखा ही नहीं था और उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि अभय इतनी शार्प पी जाएगा। वो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगीं। ये सब देखकर ईशान नारंग चिढ़ते हुए बोला, लगता है तुम्हारे पीने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, मुझे और बॉटल्स मंगानी पड़ेंगी। अब तुम मुझे मना मत कर देना। ये सुनकर अभय कुछ भी नहीं बोला। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी लेकिन वो एकदम शांत था। उसको देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने कुछ वक्त पहले बहुत सारी शराब पी हो। ईशान नारंग ने उधर के वेटर को और शार्ब लाने का इशारा किया। वेटर जैसे ही और बॉटल्स लेकर आया, ईशान नारंग ने एक्साइटेड होकर चिल्ला कर कहा, अब मज़ा आएगा ना? देखते हैं कौन बिना गिरे अपने घर पहुंचेगा। ये कहते वक्त ईशान के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। दोनों ने फिर से शार्ब पीना शुरू कर दिया। 2 घंटे बीत चुके थे। दोनों अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उस वक्त भी अभय एकदम शांत होकर बैठा हुआ था, जबकि उसके सामने बैठे ईशान नारंग की हालत खराब हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अब धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। अचानक से इंसान नारंग ने नशे में तेज आवाज में अभय से कहा, क्या बात है अभय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी शराब पी भी पाओगे।
नशे में धुत ईशान नारंग की ऐसी आवाज सुनकर उधर मौजूद सभी लोग डर गए थे। उसकी हालत को देखकर अभय ने सीरियस होकर कहा, ईशान नारंग, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम शराब पीना बंद कर दो, तुम बहुत नशे में हो। नशे में? क्या मैं नशे में? तुम बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो। ईशान नारंग ने अपनी बात बोली और गुस्से में कुर्सी से उठ गया। उठते वक्त उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए ईशान नारंग गुस्से में अभय से बोला, अभय तुम एक गरीब लड़के हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि पलक और वंशिका ने तुम्हें पार्टी में बुला कैसे लिया। हाओ। अपनी बात बोलने के बाद ईशान नारंग ने अपनी नज़र पलक की तरफ घुमाई और फिर सबको चौंकाते हुए बोला, पलक, आई लव यू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुनकर सब चौंक गए थे। पलक भी उस वक्त हैरान खड़ी थी। ये सब देखकर अभय को बहुत जोर की हंसी आ गई। अभय लड़खड़ाते हुए हंसते हंसते अपनी कुर्सी से उठा और फिर एक वेटर की तरफ इशारा करते हुए अचानक से सीधा खड़ा हो गया और बोला, वेटर, तुम इधर आओ। वेटर जैसे ही सबके सामने आया, अभय ने वेटर के कंधे पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोला, जरा सबको सच्चाई तो बताओ। ये सुनकर वेटर ने हल्की सी मुस्कान के साथ सबसे कहा। जब अभय सर पार्टी के अंदर आए थे, तब उन्होंने किसी को ये बोलते हुए सुन लिया था कि अभय को आज शराब के नशे में बेवकूफ़ बनाना है। अभय सर को पहले से ही मालूम था कि उनके साथ कुछ ऐसा होगा। उन्होंने मुझे चुपके से ये बोला था कि अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो मैं उनकी शराब की बोतल में एप्पल जूस डाल दूं। ये सुनकर उधर मौजूद सभी लोग चौंक गए थे। वंशिका चौंकते हुए बोली, क्या इतनी देरी से अभय सर एप्पल जूस पीते हुए शराब पीने की एक्टिंग कर रहे थे? जी मैम, सिर्फ ईशान सर की बॉटल्स में शराब थी, अभय सर की बॉटल्स में नहीं। वेटर ने जैसे ही अपनी बात बोली, ईशान नारंग गुस्से में चिल्लाते हुए अभय को बोला, धोखेबाज हो तुम अभय, तुमने झूठ बोला है। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, झूठ कहाँ बोला, मैंने कहा तो था कि आज मैं मिस्टर नारंग दी एक्टर एंड सेलिब्रिटी से थोड़ी बहुत चीज़ें तो सीख ही लूँगा। देखो, मैंने ऐसी एक्टिंग की कि किसी को पता ही नहीं चला कि मैंने पी नहीं थी। यू शुड बी प्राउड ऑफ मी, ईशान। ईशान नारंग जैसे ही गुस्से में अभय के पास जाने लगा, अचानक से वो रुक गया और उसने नशे में सबके सामने वॉमिटिंग कर दी। ये सब देखकर उधर मौजूद सभी लोग ईशान नारंग से दूर हो गए। उन्हें उसके करीब खड़े होने में भी शर्म आ रही थी। ईशान नारंग ने फिर नशे में पलक को देखकर कहा, मैं तुम्हें अभी प्रपोज करना चाहता हूँ, रुको मैं तुम्हारे पास आया। इन सब के बीच में ईशान नारंग ये भूल गया था कि उसके बहुत सारे फैंस उसकी लाइव वीडियो देख रहे थे। अचानक से ईशान ने लाइव वीडियो बंद कर दी और धीरे धीरे पलक के पास जाने लगा। इससे पहले कि वो पलक तक पहुंच पाता, वो जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसने दोबारा वॉमिटिंग कर दी। पार्टी में मौजूद बहुत से लोग अपने मोबाइल फोन से ईशान नारंग की वीडियो बना रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक सेलिब्रिटी सबके सामने इतना नाटक करेगा। बाकी कुछ लोग धीरे धीरे बिना कुछ बताए पार्टी छोड़कर जा रहे थे। ईशान की हालत को देखते हुए अभय पलक के पास जाकर खड़ा हो गया और धीमी आवाज में बोला, तुम्हें किसी को बुलाना होगा ईशान को उसके घर भेजने के लिए। ये सुनकर पलक ने झट से जवाब दिया, मैं अपने ड्राइवर को बुलाती हूँ, वो ईशान नारंग का घर जानता है। ये बोलते ही पलक ने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया और उसे पार्टी के अंदर बुला लिया। देखते ही देखते पार्टी में आए सभी लोग अपने अपने घरों के लिए निकलने लगे। ईशान नारंग को जमीन पर देखकर बहुत से लोग फुसफुसाते हुए बोल रहे थे, अरे क्या बेकार सेलिब्रिटी है ये, कुछ पता ही नहीं है कि क्या कर रहा। ये नज़ारा देखकर तो मज़ा ही आ गया। हम पहले इसको टीवी में नाटक करते हुए देखते थे, आज सामने से देख लिया। अभय, वंशिका और पलक सबकी बातें सुन रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ भी न बोलना ज़्यादा बेहतर समझा। कुछ देर के बाद पलक का ड्राइवर आ गया था। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसने ईशान को उठाया और उसे उसके घर लेकर चला गया। सबके जाने के बाद वंशिका ने राहत की सांस ली। वो पलक और अभय की तरफ देखते हुए चिढ़कर बोली,
इस ईशान नारंग की वजह से आज मेरी पार्टी खराब हो गई। आई एम रियली सॉरी पलक एंड अभय सर। ये सुनकर पलक ने झट से मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, जस्ट चिल, आई लव द पार्टी, इट वॉज अ मेमोरेबल वन। पलक की ये बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वंशिका एक्साइटेड होकर बोली, वैसे मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी जब भी मुझे छुट्टियां मिलेंगी। जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। पलक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली। ठीक उसी वक्त अभय ने दोनों की तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे निकलना चाहिए, वक्त काफी हो चुका है। ये सुनकर वंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, वैसे अभय सर आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या आप पलक को ड्रॉप कर सकते हैं? ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये बोलने के बाद अभय पार्टी हॉल से बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे पलक और वंशिका भी जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दीपक की कार का एक्सीडेंट हो गया था। दीपक हॉस्पिटल में एडमिट था। कुछ वक्त पहले दीपक ने जब अपनी आंखें खोली तो उसके सामने उसकी मां और उसके पापा संदीप बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ साफ देखी जा सकती थी। दीपक ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए घबराकर बोला, मेरा एक्सीडेंट किसने किया था? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। ये सुनकर दीपक के पापा संदीप ने दीपक को शांत कराते हुए कहा, तुम अभी ठीक हो, तुम्हारी हालत पहले से ठीक है, खुद को शांत रखो। जैसे ही संदीप ने ये बात बोली, दीपक की मां ने गुस्से में दीपक को कहा, तुम कितने बेशर्म लड़के हो, तुम्हारी वजह से हमको कितना लॉस हो रहा है। तुम्हें किसने कहा था कि तुम अभय से पंगा लो? आज के वक्त में अभय की कंपनी के कारण हम किसी के साथ अपना काम नहीं कर सकते। ये सुनकर दीपक को बहुत बुरा लग रहा था। अभय के लिए उसके मन में नफरत बढ़ती जा रही थी। ठीक उसी वक्त संदीप दीपक को देखते हुए बहुत दुखी मन से बोले, मुझे नहीं लगता कि अब कामिनी भी तुमसे शादी करेगी। सही यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम उसे भूल जाओ। ये सुनकर दीपक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाह के भी अपने गुस्से को दिखा नहीं सकता था। उस वक्त दीपक बहुत हारा हुआ और लाचार महसूस कर रहा था। गाड़ी के अंदर अभय और पलक एक साथ बैठे हुए थे। उन्होंने लंबे समय तक एक दूसरे से कोई बात नहीं की। अचानक से पलक ने अभय की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, अभय सर, मैं ईशान नारंग को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसे सुबह जब होश आएगा तो वो सबसे पहले आपको ही तंग करेगा। ये सुनकर अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, अभी तुम अपने बारे में सोचो, क्या करोगी अकेले एक नए शहर में? अभय की ये बात सुनकर पलक थोड़ा सा इमोशनल हो गई। उसे वंशिका के साथ घूमी हुई शहर की हर जगह याद आने लगी थी। अचानक से वो बोली, अभय सर, मैं कल चली जाऊंगी, क्या आप आज पूरी रात मेरे साथ ये शहर घूमना चाहेंगे? मैं दोबारा इस शहर की बेस्ट प्लेसेस को विजिट करना चाहती हूँ। अभय को पलक की ये बात थोड़ी सी अटपटी लगी, लेकिन उसने उसके बाद भी पलक को हाँ बोल दिया। पलक फिर से शहर घूमने के लिए एक्साइटेड हो गई थी। उसी समय शहर के दूसरे कोने में एक रेस्टोरेंट के अंदर एक अधेड़ उम्र का हट्टा कट्टा आदमी मास्क पहन पर अकेले बैठा हुआ था। उसके हाथ पर चोट का गहरा निशान था। कुछ देर के बाद उस आदमी के सामने दो लड़कियां और दो आदमी आकर बैठ गए। वो जैसे ही बैठे, मास्क पहने आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, क्या बात है? ये सुनकर दोनों लड़कियां और आदमियों ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर घबराहट देखी जा सकती थी। ठीक उसी वक्त मास्क पहने आदमी ने कहा, मैं आज चुपके से पलक और वंशिका की पार्टी में गया था। मुझे पक्की खबर मिली है कि पलक कल शहर छोड़कर जा रही है। मैं कहता हूँ, आज हमारे पास सही मौका है उस पर अटैक करने का। ये सुनकर एक लड़की घबराते हुए बोली, लेकिन उसके पीछे नाइट फाइटर एजेंसी के कुछ एजेंट्स लगाए गए हैं। हमने जिस ग्रुप को भेजा था पलक को खत्म करने के लिए, उनमें से किसी एक ने बताया हमें कि उधर अभय भी मौजूद था। अभय का नाम सुनकर मास्क पहने आदमी ने गुस्से में कहा, इस अभय को तो मैंने प्रतीक मित्तल के घर पर भी देखा था। ये बहुत खतरनाक है, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं होगा।
ये सुनकर एक आदमी ने सोचते हुए कहा, तुमने तो जोरा पर भी अटैक किया था, उसका क्या फायदा हुआ? आज वो सेफ है? ये सुनकर मास्क पहने आदमी को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, अगर यही बात है तो आज की रात मैं पलक की ऐसी हालत करूंगा कि दुनिया भूल नहीं पाएगी। अपनी बात बोलते ही मास्क पहना हुआ आदमी रेस्टोरेंट के बाहर गुस्से में चला गया। इन सब से अनजान अभय और पलक एक दूसरे के साथ शहर के अलग अलग जगहों पर घूम रहे थे। आखिर में अभय और पलक ने समुद्र के सामने एक साथ वॉक करने का सोचा। जिस वक्त दोनों वॉक कर रहे थे तभी पलक ने अभय से पूछा, अभय सर, उस दिन जब आपने अपनी बॉडी दिखाई थी हमें, तब आपके पूरे शरीर पर बहुत सारे स्कार्स थे। क्या आप किसी सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करते हैं? ये सुनकर अभय चौंक गया। वो चौंकते हुए बोला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण मेरी बॉडी पर इतने सारे स्कार्स हैं। मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए। ये बोलने के बाद पलक सीधा टैक्सी की तरफ जाने लगी। अभय भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। कुछ वक्त के बाद दोनों अपनी सोसाइटी के अंदर पहुंच चुके थे। जैसे ही टैक्सी रुकी, अचानक से उन्हें शीशा टूटने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने जब पीछे देखा तो मास्क पहने आदमी ने लोहे की रॉड से गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया था। मास्क पहने आदमी के साथ दो लड़कियां थीं। उस आदमी ने जब अभय और पलक को देखा तो वो गुस्से में बोला, तुम दोनों बाहर निकलो, आज तुम्हारी मौत तुम्हारा स्वागत करेगी। ये देखकर पलक को ऐसा लगा कि शायद उसके दुश्मनों ने उस पर अटैक कर दिया था। वो अभय को बचाने के लिए जोर से मास्क पहने आदमी को बोली, तुम अभय को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मैं यहाँ समझौता करने नहीं, तुम दोनों को खत्म करने के लिए आया हूँ। मास्क पहने आदमी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा और फिर उसके बाद उसने दोबारा गाड़ी के शीशे पर रॉड मार दी। इसके बाद दोनों लड़कियां सीधा पलक के पास आकर खड़ी हो गई और अपनी बंदूकों से अभय और पलक के सर पर निशाना लगा दिया। मास्क पहना आदमी भी अभय और पलक की तरफ गुस्से में बढ़ रहा था। उसको आगे आता देख पलक घबराकर जोर से चिल्लाते हुए बोली, अभय तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम अपनी जान बचाओ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अभय ने गुस्से में मास्क पहने आदमी को देखकर कहा। ये सुनकर पलक गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अभय बेवकूफ़ी मत करो, भाग जाओ यहाँ से। पलक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था लेकिन अभय अपनी जगह पर खड़ा रहा। अभय के चेहरे पर किसी भी तरह का डर नहीं दिख रहा था। मास्क पहने आदमी ने गुस्से में अपना मास्क उतार कर फेंक दिया। जब अभय ने उसका चेहरा देखा तो वो चौंक गया क्योंकि उस आदमी की शक्ल पर एक डाइस का टैटू बना हुआ था। वो ताकतवर आदमी जल्दी से अभय की ओर बढ़ने लगा। उस आदमी को देखकर पलक डर गई। वो अभय को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उसे पीछे से दोनों लड़कियों ने पूरी ताकत के साथ रोक लिया। पलक डरते हुए चिल्लाई, अभय मेरी बात मानो, चले जाओ यहाँ से प्लीज, अपनी जान बचाओ। ठीक उसी वक्त वो ताकतवर आदमी अभय के पास खड़ा हो गया और उसने पूरी ताकत के साथ रॉड से अभय पर हमला कर दिया। ये देखकर पलक ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। ये अभय ने कैसे किया? ये कैसे रोक सकता है इसके वार को? उधर मौजूद एक लड़की घबराते हुए बोली। ये सुनकर पलक ने जब अपनी आंखें खोली तो वो चौंक गई क्योंकि उसने देखा कि अभय ने रॉड अपने हाथों में पकड़ी हुई थी। वो ताकतवर आदमी अभय से दूर खड़ा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभय ने उसे बहुत जोर का धक्का मारा हो। ये देखकर सब हैरान थे। सबको चौंकाते हुए अभय सीधा उस आदमी के करीब जाकर खड़ा हो गया और पूरी ताकत के साथ उसको जोरदार मुक्का मार दिया। अभय का मुक्का ताकतवर आदमी के पेट के निचले हिस्से में लगा, जिसके कारण उस आदमी को बहुत ही बड़ा झटका लगा और उसके मुंह से खून निकलने लगा था। सबको मुक्के की आवाज़ ऐसे सुनाई दी जैसे किसी ने गोली चलाई हो। सब चौंक गए थे। उसके तुरंत बाद उस आदमी की आंखें लाल हो चुकी थी और वो अचानक से घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे किया अभय ने? एक लड़की ने चौंकते हुए कहा। दोनों लड़कियां अंडरग्राउंड क्रिमिनल्स थी। उन्होंने कभी ऐसा नज़ारा देखा ही नहीं देखा था कि उनके सामने
उन्हीं के आदमी को इतनी आसानी से किसी ने मार गिराया हो। उसी वक्त दूसरी लड़की ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं अभय से लड़ पाऊंगी। अगर अभय उसकी ये हालत कर सकता है तो हमें तो एक चुटकी में ढेर कर देगा, हमें भागना चाहिए, पहली लड़की ने घबराते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और उसके बाद अपनी गन पलक के ऊपर से हटाते हुए सब कुछ छोड़कर वहां से भाग लगी। पलक ने उस वक्त जो दृश्य देखा था उसने उसे चौंका दिया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभय ने एक ही मौके में इतने ताकतवर आदमी को जमीन पर गिरा दिया था। इससे पहले पलक कुछ और सोचती, अभय सीधा दोनों लड़कियों की तरफ भागने लगा। उसने पलक झपकते ही दोनों लड़कियों के हथियार उनसे छीन लिए और उसी वक्त अभय ने उन दोनों लड़कियों को जोरदार मुक्का मार दिया, जिसके कारण वो लड़कियां भी बेहोश होकर गिर गई। पलक आम लोगों के बीच एक अच्छी मार्शल आर्टिस्ट थी, लेकिन आज अभय को देखकर उसने खुद की फाइटिंग स्किल्स पर डाउट करना शुरू कर दिया था। वो मन ही मन अभय को देखते हुए बोली, ये अभय कोई आम लड़का नहीं है, इसमें बहुत ताकत है, ये जरूर दुनिया से कुछ छुपा रहा है। यहाँ आओ, मेरी मदद करो। अचानक से अभय ने पलक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। पलक जल्दी से अभय के पास जाकर खड़ी हो गई। अभय ने दोनों लड़कियों के हथियार पलक को थमाए और फिर अपने जेब से फोन निकालकर मिहिका को कॉल कर दिया। मैं अभी सोसाइटी के नीचे खड़ा हूँ। पलक के ऊपर 3 लोगों ने हमला कर दिया था, मैंने उन्हें रोक लिया था। अब तीनों की बॉडी सड़क पर पड़ी है, इन्हें अब तुम संभालो, अभय ने सीरियस होकर कहा। ये सुनकर पलक चौंक गई थी। वो चौंकते हुए अभय से बोली, क्या तुम नाइट फाइटर एजेंसी के लिए काम करते हो? जाहिर था कि पलक को नाइट फाइटर एजेंसी के बारे में पता था और उसे ये भी पता था कि नाइट फाइटर एजेंसी सीक्रेटली उसकी रक्षा कर रही थी। इसलिए अभय की ये बात सुनने के बाद उसका ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। अभय ने पलक की तरफ देखा और मुस्कराते हुए बोला, पलक, इस हादसे का जिक्र किसी से मत करना। पलक ने अभय की तरफ देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तभी अचानक से जमीन पर पड़ी एक लड़की की आंख खुल गई। उसने सीधा अभय के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोली, अभय, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, हम आगे से न तुम पर और न ही पलक पर अटैक करेंगे, हम मजबूर थे। अगर हमारे बॉस को पता चला कि हम पलक को किडनैप करने में नाकामयाब हो गए तो हमारा बॉस हमें मार देगा। मुझे तुम पर कोई विश्वास नहीं है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, अभय ने भौएं सिकोड़ते हुए गुस्से में कहा। कुछ मिनट के बाद नीचे मिहिका और खुशी भी आ गए। उस आदमी और दोनों लड़कियों को देखने के बाद मिहिका ने अभय से सीरियस होकर पूछा, ये कौन सी गैंग के है, तुम्हें कुछ आइडिया है? मुझे नहीं पता कौन थे ये लोग, अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मिहिका ने फिर पलक की तरफ देखा और फिर अभय को धीमी आवाज में बोली, कल पलक शहर छोड़कर जा रही है, मुझे लगता है कि खतरा अभी टला नहीं है, क्यों न तुम आज पलक के साथ उसके घर रुको। ये सुनते ही पलक एक्साइटेड होकर बोली, हाँ, मज़ा आएगा, अभय, तुम्हें मेरे साथ रुकना चाहिए। अभय शांत खड़ा था, उसने किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिया, वो एकदम सीरियस था। अचानक से उसने पलक की तरफ देखते हुए कहा, चलो पलक, तुम्हारे घर चलते हैं। ये बोलकर अभय उसके घर की तरफ जाने लगा। पलक ने अभय का पीछा किया। वो दोनों जैसे ही लिफ्ट के अंदर गए, पलक ने तुरंत पूछा, पिछली बार जब आप हमारे मॉडल बनने के लिए आए थे और मैंने आपकी स्कार्स से भरी बॉडी देखी थी, मुझे तब से ही आप पर शक था। आज मेरा शक यकीन में बदल गया है, आप एक नाइट फाइटर है। अभय ने सीरियस होकर पलक को जवाब दिया, अब इस सच के बारे में जितना कम बोलोगी उतना अच्छा है। नो वन शुड नो दैट आई एम अ नाइट फाइटर। जिस तरीके से आज आपने लड़ाई की थी, आप जरूर हायर रैंक्ड नाइट फाइटर होंगे। और हाँ, आप चिंता मत करो, मैं अपने परिवार तक को नहीं बताऊंगी कि आप कौन हो। ये सुनकर अभय ने मुस्कुराते हुए पलक की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। अपनी बात आगे बोलते हुए पलक बोली, वैसे आपने बताया नहीं कि आपकी रैंकिंग क्या है? अभय मुस्कुराते हुए बोला, लगता है आपको नाइट फाइटर्स के बारे में बहुत कुछ मालूम है।
ये सुनकर पलक के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो बोली, मेरा सपना था नाइट फाइटर एजेंसी में जाने का। मैंने सुना था कि आप लोग हर उस इंसान को खत्म करते हैं जो समाज के लिए बुरे हैं। अभय को बहुत हैरानी हुई पलक की बात सुनकर। ठीक उसी वक्त पलक ने फिर से एक्साइटेड होकर पूछा, आपने बताया नहीं कि आपकी क्या रैंकिंग है? मेरी कोई रैंकिंग नहीं है, अभय ने धीमी आवाज में कहा। उसी समय लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। दोनों लिफ्ट से बाहर निकल गए और घर की तरफ जाने लगे। पलक ने जल्दी से अपने घर का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अभय कुछ देर के लिए घर के दरवाजे के सामने ही खड़ा रहा। कुछ सोचने के बाद वो भी अंदर चला गया। घर के अंदर दोनों ने एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं की। लगभग आधे घंटे बाद पलक के घर का दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आ गया। उसको देखते ही पलक ने एक्साइटेड होकर कहा, अशोक अंकल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। पलक जल्दी से अपने अंकल के पास गई और उन्हें HUGG करते हुए बोली, अंकल, ये अभय है, मेरे दोस्त। हेलो अंकल, कैसे हो आप? अभय ने मुस्कुराते हुए अशोक अंकल से पूछा। मैं ठीक हूँ, होप यू आर फाइन टू। ये बोलने के बाद अशोक अंकल ने पलक की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोले, पलक, लड़कों को यूं घर मत लाया करो। अगर तुम्हारे मम्मी पापा को ये पता चलेगा तो वो खामखा तुम पर बहुत गुस्सा होंगे। ठीक उसी वक्त अभय ने अशोक अंकल और पलक की तरफ देखते हुए कहा, मुझे चलना चाहिए पलक, अपना ध्यान रखना। ये बोलकर अभय घर से बाहर जाने लगा। अचानक से पलक ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, कभी मेरी याद आए तो मुझे कॉल कर लेना, आप मुझसे मिल भी सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इससे पहले अभय कोई भी जवाब देता, अशोक अंकल ने झट से कहा, चलो अभय, मैं तुम्हें लिफ्ट तक छोड़ दूं। ये बोलते ही वो घर से बाहर निकल गए। अभय भी बिना पलक की ओर देखे अंकल के पीछे चलने लगा। दोनों जैसे ही लिफ्ट के करीब पहुंचे, अशोक अंकल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम पलक की बात को सीरियस मत लेना, वो अपने सारे दोस्तों से ऐसे ही बात करती है, तुम्हें दोबारा पलक से मिलने की जरूरत नहीं है। उसी समय लिफ्ट आ गई। अभय को अशोक अंकल की ये बात थोड़ी सी अजीब लगी, इसलिए वो बिना कोई जवाब दिए लिफ्ट के अंदर चला गया। जब वहां से अभय मिहिका के घर गया तो उसने देखा कि मिहिका और खुशी पहले से ही बेड पर लेटे हुए थे। खुशी ने अभय को देखते ही मुस्कुराकर कहा, इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या बात है? हाँ, पलक के अंकल अशोक आ गए थे, मुझे आना पड़ा, अभय ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसी समय मिहिका ने सीरियस होकर कहा, अभय, मैंने नाइट फाइटर गिरीश से अभी बात की थी, उसने बताया कि तुम्हारे आधे से ज्यादा दुश्मन मुंबई छोड़कर जा चुके हैं। मिहिका फिर अभय की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, पलक भी कल शहर छोड़कर चली जाएगी, अब बारी तुम्हारी है, तुम जल्दी से जल्दी अपना मुंबई का सारा काम खत्म कर लो क्योंकि तुम्हें अब नए शहर, नई आइडेंटिटी के साथ भेजा जाएगा, तुम्हारे नए मिशन के लिए। ये सुनाकर अभय ने एक्साइटेड होकर पूछा, कौन सा मिशन और मुझे कौन से शहर जाना होगा? मिहिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें सब कुछ बहुत जल्दी पता चल जाएगा और हाँ, इसके अलावा मुंबई का तुम्हारा रिकॉर्ड मिटा दिया जाएगा। तुम्हारे नए मिशन में तुम एक कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय होगे, उस कंपनी में तुम्हारे 20% के शेयर भी है। अरे नहीं, ऑफिस जा जा के मैं तो बोर हो जाऊंगा, अभय ने दुखी मन से कहा। ये सुनकर खुशी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अब ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, ये मिशन का हिस्सा है। अभय ने खुशी की तरफ देखा लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। मिहिका सीरियस होकर खुशी से बोली, खुशी, हमें भी अपने बैग पैक कर लेने चाहिए, हमें भी कल वापस जाना है। सही कहा आपने, हमें भी अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। ये बोलते ही खुशी अपने कमरे के अंदर चली गई। मिहिका जब कमरे में जाने लगी तब अभय ने मिहिका से सीरियस होकर सवाल किया, अब जोरा की हालत कैसी है? जोरा पहले से ठीक है, कुछ ही दिनों में शी कैन स्टार्ट वर्किंग, पर अभी उसे आराम की जरूरत है। जितना अच्छे से आराम करेगी उतने अच्छे से अपने अगले मिशन में जाने के लिए तैयार हो पाएगी, मिहिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
ये सुनकर अभय ने राहत की सांस ली। मिहिका बिना आगे कुछ बोले सामान पैक करने के लिए कमरे के अंदर चली गई। अभय दबे पांव जोरा के कमरे में गया और उसके बेड के सामने बैठ गया। बैठे बैठे उसे कब नींद आ गई उसे मालूम ही नहीं पड़ा। रात से सुबह हो चुकी थी। सुबह तकरीबन 6 बजे समुद्र के सामने एक बड़े से घर के अंदर ईशान नारंग की आंख जब खुली तो उसे तेज सिरदर्द महसूस हुआ। फिर उसने चारों ओर देखा और घबराते हुए बोला, मैं घर कैसे पहुंच गया? मुझे यहाँ तक कौन लाया? अचानक से वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरे कपड़े किसने निकाले? उस समय ईशान नारंग ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वो घबरा चुका था। उसने बिस्तर को अपने पूरे शरीर पर लपेट लिया था। ईशान नारंग गुस्से में शीशे के सामने खड़ा हो गया और चिढ़ते हुए खुद से बोला, धिक्कार है ईशान, तुझ पे शर्म आनी चाहिए। तू अभय को सबक सिखाने निकला था और अभय ने तुझे ही बेवकूफ बना दिया। क्या शक्ल दिखाएगा दुनिया को तू? डिंग डोंग, डिंग डोंग। अचानक से ईशान नारंग के फ़ोन में लगातार नोटिफिकेशन आनी शुरू हो गई। उसने जब अपने फ़ोन को खोला और वीडियोस देखना शुरू किया तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। ईशान नारंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने देखा कि उसकी रात वाली वीडियो सोशल मीडिया पर नंबर 1 ट्रेंड कर रही थी। ईशान नारंग ने गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अभय, तुमने मेरे रेप्यूटेशन की धज्जियां उड़वाई है। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मैं ऐसा वार करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं हो, खतरनाक वार। ये कहते हुए ईशान नारंग ने अपने फ़ोन को जमीन पर गुस्से से फेंक दिया। वहीं दूसरी तरफ अभय लगभग 10 बजे एक फ़ोन कॉल से जग गया। वो कॉल धीरज राजपूत का था। कैसे हो धीरज राजपूत सर? इतनी सुबह सुबह आपने फ़ोन किया, सब ठीक तो है ना? अभय ने सुस्त आवाज़ में बोला। अभय से बिल्कुल अलग धीरज राजपूत तेज आवाज़ में बोले, अभय, तुम्हें अभी के अभी ऑफिस आना होगा। ये तुम्हारा रितिका के साथ क्या चल रहा है? तुम्हारी वजह से कहीं कंपनी में प्रॉब्लम न बढ़ जाए। रितिका का नाम सुनकर अभय चौंक गया। वो चौंकते हुए बोला, रितिका के साथ क्या चल रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। क्या बात है मुझे बताओ और इतनी टेंशन में क्यों हो? काम डाउन धीरज सर, जस्ट काम डाउन। धीरज राजपूत सीरियस होकर बोले, रितिका किसी के साथ कंपनी के अंदर आई हुई है। वो धमकी दे रही है कि अगर अभय नहीं आया तो हंगामा और बढ़ाती रहेगी। पागलों जैसी हरकतें कर रही है कंपनी के अंदर। रितिका किस आदमी के साथ आई है? कहीं उसके साथ योगेश तो नहीं है? अभय ने कुछ सोचते हुए पूछा। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें बस जल्दी से यहाँ आना होगा, धीरज राजपूत ने गुस्से में जवाब दिया और फिर फ़ोन काट दिया। अचानक से अभय को अपने सिर पर हाथ महसूस हुआ। उस वक्त जोरा अभय के बालों पर अपने हाथ फेर रही थी। अभय जल्दी से उठ गया और फिर जोरा की तरफ देखते हुए बोला, तुम कैसी हो जोरा? कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। ये सुनकर अभय एक हल्की सी मुस्कान के साथ उठा और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। जोरा प्यार भरी नज़रों से सिर्फ अभय को जाते हुए देख रही थी। अभय टैक्सी लेकर सीधा कंपनी की ओर गया। कुछ देर बाद वो जल्दी से टैक्सी के बाहर निकला और भागते हुए कंपनी के अंदर जाने लगा। रिसेप्शन एरिया में धीरज राजपूत पहले से ही बैठे हुए थे। धीरज राजपूत ने अभय को देखा। वो जल्दी से उठकर अभय के पास गए और घबराई हुई आवाज में बोले, इस वक्त रितिका के साथ जतिन सिंघानिया है। जतिन सिंघानिया का नाम सुनकर अभय चौंकते हुए बोला, इसको हमसे क्या काम है और ये रितिका के साथ क्यों आया है हमारी कंपनी में? ये सुनकर धीरज राजपूत ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें सारे सवालों के जवाब सिर्फ जतिन सिंघानिया ही दे सकता है। मुझे जतिन सिंघानिया से पहले उसके डैड से बात करनी होगी। अभय ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और रॉयल बैंक के प्रेसिडेंट हंसराज सिंघानिया को फ़ोन मिला दिया। हंसराज सिंघानिया ने फ़ोन नहीं उठाया। अभय ने गुस्से में फ़ोन को जेब में रखते हुए बोला, हंसराज सिंघानिया फ़ोन नहीं उठा रहा है। अब लगता है इसके बेटे को मुझे ही देखना पड़ेगा। हाँ, उसे मारने मत लग जाना। याद रखना हंसराज सिंघानिया के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं।
धीरज राजपूत ने सीरियस होकर कहा। ये सुनकर अभय गुस्से में बोला, तो फिर उसका बेटा यहाँ एक लड़की के चक्कर में आया है। धीरज राजपूत ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, ये जतिन सिंघानिया अपने दादा हितेश सिंघानिया के साथ रहता है। लोग कहते हैं कि उसके सर पर अपने दादा का हाथ है। चलो देखते हैं दादा के लाडले को, अभय ने धीमी आवाज में जवाब दिया। ये बोलकर अभय जब रितिका की तरफ जाने लगा तो धीरज राजपूत ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, एक और बात, जिस तरह से जतिन रितिका का साथ दे रहा है उससे साफ पता लग रहा है कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। ये सुनकर अभय मुस्कुराते हुए बोला, ये प्यार इंसान से क्या क्या करवाता है। सही बात है, इतना पैसा खर्च कर रहा है रितिका के ऊपर, मैं तो ये सोचकर डर रहा हूं कि कहीं वो छोड़कर न चली जाए। ये बात सुनकर अभय जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ धीरज राजपूत भी हंस रहा था। कुछ देर हंसने के बाद अभय ने कहा, ऐसा लगता है कि हितेश सिंघानिया ने अपने पोते को कुछ सिखाया ही नहीं है। चलो थोड़ी बहुत अकल हम दे देते हैं इसे। वैसे ये दोनों है कहाँ? ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, धीरज राजपूत ने झट से जवाब दिया। अभय ऑफिस की तरफ जाने लगा, उसके पीछे धीरज राजपूत भी चल रहा था। दोनों जैसे ही ऑफिस के अंदर पहुंचे, रितिका और जतिन सिंघानिया अपनी कुर्सी से उठ गए। जतिन सिंघानिया ने एकदम सिंपल कपड़े पहने हुए थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो रॉयल बैंक के प्रेसिडेंट का बेटा था। जतिन सिंघानिया ने अभय की ओर इशारा किया और गुस्से में बोला, क्या इसी आदमी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी? रितिका ने गुस्से में जवाब दिया, हाँ जतिन बेबी यही था जिसने मेरे साथ अस्पताल के अंदर बदतमीजी की थी। इसी के कारण मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट खोया है। जतिन सिंघानिया ने अभय की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आखिर आई कहाँ से? तुम तो बहुत बहादुर निकले। ठीक उसी वक्त जतिन ने धीरज राजपूत की ओर देखा और कहा, धीरज जी, आपने इतने बेवकूफ़ आदमी को अपना असिस्टेंट क्यों बनाया है? जतिन, अपनी जुबान को लगाम दो, धीरज ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। धीरज राजपूत को गुस्से में देखकर रितिका चौंक गई थी। वहीं दूसरी तरफ जतिन ने धीरज राजपूत की बात नज़रअंदाज कर दी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अभय, तुम्हें मालूम है, अगर मेरे दादा चाहे तो वो एक ही झटके में तुम्हारी कंपनी को बंद करवा दे। तुम सब रोड पर भीख मांगते हुए बुरे नहीं लगोगे। वैसे तुम्हें मालूम है न कि तुम बहुत घमंडी हो और तुम पागलों जैसी बातें भी करते हो, धीरज राजपूत ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। इस समय अभय जोर जोर से हंसने लगा। उसने फिर जतिन की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हें वास्तव में तुम्हारे दादा ने अच्छी बातें बोलना सिखाया ही नहीं, इतनी देरी से कुत्ते की तरह भौंके जा रहे हो। अभय के शब्दों को सुनकर जतिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से में अभय को बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता बोलने की? तू रुक, तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अभय ने जल्दी से ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया और गुस्से में जतिन सिंघानिया के पास जाकर बोला, बता क्या करेगा मेरे साथ? तू क्या उखाड़ लेगा मेरा तू? जतिन सिंघानिया ने गुस्से में अपना फ़ोन निकाला और वो जैसे ही अपने दादा को फ़ोन मिलाने जा रहा था, अभय ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके फ़ोन को छीनकर ज़मीन पर फेंक दिया। इसके बाद अभय ने गुस्सा दिखाते हुए जतिन सिंघानिया को बोला, ले, तेरा फ़ोन भी मैंने फेंक दिया है, अब तेरी मदद कौन करेगा बता? तुझे तो अब ऐसी मार पड़ेगी कि तू 2 महीने तक अस्पताल के बेड से ही नहीं उठ पाएगा। मेरा फ़ोन फेंक कर मुझे कुत्ता बोलकर तू कहाँ तक भागेगा? जतिन सिंघानिया ने दांत पीसते हुए गुस्से में बोला। अभय के बगल में रितिका खड़ी हुई थी। इस वक्त अभय के बदले हुए एटीट्यूड को देखकर वो चिढ़ते हुए बोली, तुमसे बदतमीज आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। यही बात मैं जतिन सिंघानिया और तुम्हें बोलने वाला था, धीरज राजपूत ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये सुनकर जतिन ने धीरज को घूर कर देखा और बोला, धीरज जी, आपको अच्छे से मालूम था कि रितिका मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके बाद भी आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। जितनी अभय की गलती है
उतनी तुम्हारी भी गलती है। अब दोनों कंपनी बंद होने के बाद इस गलती का एहसास करना। ये सुनकर अभय ने गुस्से में कहा, किसी ने सही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मार के दिखा मुझे, तेरी औकात नहीं है मुझे मारने की, जतिन सिंघानिया ने गुस्से में कहा। अभय ने अपना हाथ उठाया और जतिन सिंघानिया की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरी बिल्कुल औकात नहीं है तुम्हें हाथ लगाने की, पर मैं लात जरूर मार सकता हूँ। ये बोलते ही अभय ने जोरदार लात जतिन सिंघानिया के पेट पर मार दी। जतिन सिंघानिया जमीन पर गिर गया और अपने पेट को पकड़कर दर्द से कहराने लगा। ये देखकर रितिका चौंक गई थी, उसे जैसे बहुत बड़ा सदमा लग गया था। वो घबराते हुए अभय को बोली, ये क्या किया तुमने, तुम्हें मालूम है न कि उसके दादा कौन है? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है, अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके तुरंत बाद अभय नीचे झुका और जतिन सिंघानिया को मुक्का मारना शुरू कर दिया। मुक्का मारते वक्त अभय ने अपनी ताकत को बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ था। उसने जतिन सिंघानिया को सिर्फ दर्द देने के लिए मारा था, उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। धीरज राजपूत अपनी जगह पर खड़े होकर सब देख रहे थे, वो अभय को रोकने के लिए आगे नहीं आए। रितिका ये सब देखकर डर चुकी थी, उसे अब अभय से डर लगने लगा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था और उसके पैर कांप रहे थे। उसने आने से पहले सोचा था कि जतिन सिंघानिया को लाकर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट दोबारा हासिल कर लेगी, लेकिन वो गलत थी। मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं गलत था। थोड़ी देर तक मार खाने के बाद जतिन सिंघानिया दर्द सहन नहीं कर सका। वो डरते हुए अभय से माफ़ी मांगने लगा। अभय ने जतिन सिंघानिया को नज़रअंदाज कर दिया, वो लगातार उसे मुक्का मार रहा था। अचानक से अभय रुक गया और फिर जतिन सिंघानिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम रितिका से जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। रितिका जैसी लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक उसी वक्त अभय ने रितिका की तरफ देखा और गुस्से में बोला, रितिका, तुम्हारी सोच बहुत गंदी है। पहली बार मैंने जब तुम्हें देखा तो मुझे तुम बहुत समझदार लगी थी, लेकिन तुम बेवकूफ़ हो। अभय की बात सुनकर रितिका के आंखों से आंसू आने लगे। फिर अभय ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और हंसराज सिंघानिया को दोबारा कॉल लगा दिया। क्या बात है अभय, आज आपका कॉल आया है, जरूर कोई बात होगी, हंसराज सिंघानिया ने फ़ोन उठाते ही कहा। क्या मुझे आप हितेश सिंघानिया का नंबर भेज सकते हो? अभय ने धीमी आवाज़ में पूछा। ये सुनकर हंसराज सिंघानिया ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ जरूर, मैं अभी आपको नंबर भेजता हूँ। ये बोलकर हंसराज सिंघानिया ने फ़ोन काट दिया। कुछ ही मिनट के अंदर अभय को हंसराज सिंघानिया ने नंबर मैसेज कर दिया था। अभय ने जल्दी से जतिन सिंघानिया के दादा को फ़ोन मिला दिया। उसके दादा ने जैसी ही फ़ोन उठाया, अभय सीरियस होकर बोला, कैसे हो सर आप? थोड़ी देर के बाद अभय को हितेश सिंघानिया की आवाज़ सुनाई दी और वो बोले, कौन बोल रहा है? मैं अभय बोल रहा हूँ, कुछ याद आया आपको? अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अभय का नाम सुनते ही हितेश सिंघानिया ने एक्साइटेड होकर जवाब दिया, अरे वाह, कैसे हो अभय तुमने तो 3 साल तक हमसे कांटेक्ट भी नहीं किया, कहाँ थे तुम इतने सालों तक, क्या बात है, आज अचानक से फ़ोन किया? अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रही बात कि मैं 3 साल से कहाँ हूँ, इसका जवाब मैं आपको मिलकर दूंगा, और मैंने आपको कॉल एक ज़रूरी बात बताने के लिए किया है। हितेश सिंघानिया ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ, क्या बात है, बताओ मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? अभय ने ईमानदारी से रितिका के एक्सीडेंट की कहानी बताई और फिर अभी ऑफिस में जो हुआ था उसके बारे में भी डिटेल में बताया। ये सारी बातें सुनकर जतिन के दादा ने गुस्से में कहा, अभय, जतिन को तुमने सब सिखाकर बहुत अच्छा किया। इसको मैंने कितनी सारी बातें बताई है, लेकिन ये अपनी मम्मी के प्यार में सब भूल गया है। इसकी माँ के प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। हितेश साहिब, मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, आप जतिन को सब कुछ समझा दीजिए, अभय ने कहा। अब जतिन सिंघानिया अपने दादा की आवाज़ सुन सकता था।
जब उसने अपने दादा की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत घबरा कर बोला, दादाजी मुझे बचा लो आकर, अभय मुझे बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। तुम जैसे बेवकूफ़ लड़के ने अभय को तंग करने का सोचा भी कैसे? हितेश सिंघानिया ने गुस्से में जवाब दिया, क्या तुम जानते भी हो कि अभय कौन है? इसने कशिश के साथ साथ तुम्हारे पापा की जान बचाई थी। तुमने बिना जाने अभय को परेशान करने का सोचा भी कैसे? ये सुनकर जतिन सिंघानिया की हवायां उड़ गई। वो हैरानी के साथ बोला, क्या अभय ने पापा की जान बचाई थी? ये मुझे नहीं मालूम था। तभी कहते हैं कि जब कुछ मालूम न हो तो कुछ करना भी नहीं चाहिए। अब तुम अभय से माफ़ी मांगो नहीं तो मैं तुम्हारी हालत बहुत बुरी कर दूंगा, हितेश सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा। जतिन सिंघानिया के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। वो डरते हुए अपने दादाजी से बोला, दादाजी मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी अभय से माफ़ी मांगता हूँ। इसके अलावा मेरी बात को गांठ बांध लो, तुम रितिका से जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर आगे मुझे पता चला कि तुम रितिका के साथ हो तो मैं तुम्हारा बाहर जाना बंद करवा दूंगा, हितेश सिंघानिया ने कहा। ये सुनकर रितिका डर गई। वो अपनी जगह पर खड़ी रही। रितिका की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ भी बोलने की। मैं रितिका से दूर हो जाऊंगा, उससे कभी बात नहीं करूंगा। हितेश सिंघानिया से बात करते समय जतिन सिंघानिया की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो बहुत डरा हुआ था। अचानक से अभय ने फोन को स्पीकर से हटाते हुए हितेश सिंघानिया से मुस्कुराते हुए बोला, शायद जतिन सिंघानिया को जो सबक सीखना था वो सीख चुका है। मुझे उम्मीद है कि अब ये ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा जिसमें इसका ही नुकसान हो। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया। इतना कहने के बाद अभय ने फोन काट दिया। फिर जतिन सिंघानिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तो कैसा लग रहा है इस वक्त? दिल को सुकून मिला? उसी समय धीरज राजपूत ने मजाकिया अंदाज में जतिन सिंघानिया की तरफ देखकर हंसते हुए बोले, ये तो चले थे हलवा खाने, देखो मुंह ही जला बैठे। ये सुनकर अभय धीरज राजपूत के साथ हंसने लगा। जतिन सिंघानिया इस समय एकदम शांत होकर बैठा हुआ था। कुछ देर के बाद वो अपनी जगह से उठा और अभय के पास जाकर दर्द भरी आवाज में बोला, अभय मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरे पापा की जान बचाई थी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जतिन सिंघानिया जिस तरीके से अभय से माफी मांग रहा था उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि वो अपने मम्मी पापा की बहुत इज्जत करता था। बस ज्यादा अमीर होने के कारण वो बिगड़ गया था। अभय ने फिर मुस्कुराते हुए रितिका की ओर देखा। इससे पहले अभय कुछ भी बोलता उसे सानिया का कॉल आ गया। अभय ने जैसे ही फोन उठाया सानिया एक्साइटेड होकर बोली, अभय तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मसूरी जा रहे हो? ये सुनकर अभय चौंक गया। वो चुकते हुए बोला, तुमको ये बात किसने बताई? मुझे मिहिका से दवाइयों से जुड़ी कुछ बातें जाननी थी। हमारी बहुत लंबी बात हुई, तभी उसने मुझे बताया कि तुम मसूरी जा रहे हो, सानिया ने सीरियस होकर कहा। ये सुनकर अभय ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ मुझे याद आया, दरअसल मैं तुम्हें बताने ही वाला था, मेरे दिमाग से उतर गया, पता नहीं कैसे। अपनी मंगेतर के साथ अब तुम ऐसा करोगे, उससे बातें छुपाओगे? सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले अभय कोई भी जवाब देता सानिया दोबारा बोली, वैसे मसूरी में तुम्हें क्या काम है? क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? इसका जवाब मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकता। तुम मुझे डिनर पर मिलो, मैं तुमसे मिलकर इसके बारे में बात करूंगा, अभय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, हम जल्दी मिलते हैं। ये बोलकर सानिया ने फोन काट दिया। उसी समय अभय ने पीछे मुड़कर गुस्से में जतिन सिंघानिया की तरफ जब देखा तो जतिन ने झट से कहा, क्या आप मसूरी जा रहे हैं? आपको पता है इस वक्त मेरे दादा भी मसूरी में है। अभय ने जतिन सिंघानिया की बात को इग्नोर करते हुए सीरियस होकर जतिन से सवाल किया, तुमने मुझे अपना जवाब दिया नहीं, क्या तुम रितिका के साथ आगे रहना चाहते हो? नहीं, मैं नहीं रहूंगा, मुझसे गलती हो गई थी, अब मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। जतिन सिंघानिया की ये बात सुनकर रितिका चौंक गई थी। वो अभय से गिड़गिड़ाते हुए बोली,
अभय ऐसा मत करो, मेरा करियर खराब हो जाएगा। ये तुम्हें जरीन रंधावा के करियर को खराब करने से पहले सोचना चाहिए था, अभय ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। उसके बाद अभय ने डरे हुए जतिन सिंघानिया की तरफ देखा और बोला, डर जरूरी है जतिन, मेरा नाम अभय है, याद रखना मैं मुंबई में नहीं रहूंगा, लेकिन आगे से अगर तुमने मेरी कंपनी में आकर कोई भी गलती की तो मुंबई दूर नहीं है। अपनी बात बोलकर अभय ऑफिस की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। रितिका, जो इस वक्त अपने करियर को लेकर डर चुकी थी, वो घबराते हुए जतिन सिंघानिया के पास गई और बोली, जतिन मुझे माफ कर दो। ठीक उसी वक्त धीरज राजपूत अभय के पास जाकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, अब क्या करना है, यहाँ क्यों बैठ गए? ये सुनकर अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब मैं मसूरी जाने से पहले इन दोनों के बीच आगे क्या होगा वो देखना चाहता हूँ। जतिन भले ही प्लेबॉय था, लेकिन वो इतना भी बिगड़ा हुआ नहीं था कि लड़की के कारण अपने परिवार के खिलाफ हो जाए। उसे नई और खूबसूरत फीमेल स्टॉर्स को घुमाना फिराना पसंद था और इसलिए उसने एक एंटरटेनमेंट एजेंसी भी एस्टैब्लिश की था और उसकी कंपनी में काफ़ी फेमस स्टॉर्स थे। उनमें से एक रितिका भी थी, जो इस वक्त टॉप 1 पर थी, या ये कह सकते हैं कि रितिका ने जतिन का इस्तेमाल करके इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की थी। रितिका इस सिचुएशन से थोड़ा डर गई थी, क्योंकि उसके सामने उसके बॉस जतिन सिंघानिया ने अभय से माफ़ी मांगी थी। अभय के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रितिका को अब अपने घमंड पर पछतावा हो रहा था। वहीं जतिन को रितिका बहुत पसंद थी, लेकिन वो रितिका का साथ देकर अभय को अफेंड नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने रिस्पेक्ट से कहा, अभय भैया, मैं रितिका का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूंगा और उससे सारे रिलेशन खत्म कर दूंगा। आई वोंट हेल्प हर एनीमोर। ये सुनते ही रितिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर उसका जतिन और उसकी कंपनी से कनेक्शन खत्म हुआ तो रितिका के करियर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जतिन रितिका को हल्के से धक्का देते हुए बोला, तुम अभय से सॉरी क्यों नहीं बोल रही, माफ़ी मांगी उनसे? रितिका जानती थी कि अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी तो उसका करियर उसी वक्त एंड हो सकता था। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, अभय सर, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ आप मुझसे नाराज मत रहिए, आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगी। ये कहते हुए वो जानबूझकर थोड़ा झुक गई। उसने डीप नेक टॉप पहना हुआ था। उसे लगा था कि शायद वो अपने सडक्टिवनेस से अभय को लुभा लेगी। अभय भी समझ गया था कि रितिका क्या करने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसे रितिका पर और गुस्सा आया और उसने जतिन से कहा, तुम खुद समझदार हो, तुम्हें पता है इससे कैसे डील करना है। बाय द वे, आई हैव सम वर्क टू डू। ये कहकर अभय वहां से जाने लगा तो मिस्टर राजपूत भी उसके साथ चलने लगे। उन्होंने एक नज़र जतिन की तरफ देखा, फिर अभय से बोले, मिस रितिका अब हमारी कंपनी के साथ काम नहीं करेंगी। कल मुझे डायरेक्टर का कॉल आया था, उन्होंने पूछा कि हम किस स्टार को लेना चाहते हैं, तुम्हारी नज़र में कोई है? अभय ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, ओमम आई थिंक जरीन रंधावा सही रहेगी, देखो उसके लिए कोई सूटेबल रोल हो तो। ठीक है अभय, मैं डायरेक्टर से कहकर अरेंजमेंट करवाता हूँ। रितिका ने भी उनकी बात सुन ली थी। उसे समझ आ गया था कि अब जरीन वापस से इंडस्ट्री में अपनी जगह बना सकती है। उसने जतिन की बाह पकड़कर प्यार से कहा, जतिन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो रितिका, मैंने तुम्हारी हर गलती पर पर्दा डाला है, लेकिन इस बार मैं कुछ नहीं कर सकता था। तुमने अभी सब सुना, आई कांट प्रोटेक्ट यू एनीमोर। जतिन के आसपास खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं थी, इसलिए वो रितिका को वहीं छोड़कर चला गया। इधर धीरज से बात करने के बाद अभय वहां से निकल गया। उसने जरीन की हेल्प के लिए सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि जरीन अपने बच्चे की खातिर सबके सामने अपमानित होने के लिए तैयार थी। अभय के बाहर आते ही अंकिता ने उसे एमएसजी किया कि उसकी नाइट फाइटर्स की ट्रेनिंग बहुत हार्ड है, लेकिन वो अभी तक टिकी हुई है। अंकिता की काबिलियत और डिटर्मिनेशन देखकर अभय ने उसे नाइट फाइटर्स एजेंसी ज्वाइन करने का ऑफर दिया था और अंकिता ने उसे खुशी खुशी ये ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया था। अंकिता की बात सुनकर अभय ने उसे हिम्मत रखने को कहा, क्योंकि नाइट फाइटर्स में गर्ल्स को अलग तरीके से ट्रेन किया जाता था। इसलिए
जोरा, मिहिका और खुशी बहुत काबिल नाइट फाइटर्स थी। अभय ने पहले ही कपूर फैमिली का मैटर सॉल्व कर लिया था और अभी उसके लिए जोरा का मैटर सॉल्व करना जरूरी था, इसलिए वो मिहिका के घर की तरफ बढ़ा। अब उसे अपने घर वापस नहीं लौटना था। गौतम ने भी अपनी फैमिली से बात कर ली थी कि वो कुछ दिनों के लिए कंपनी के काम से बाहर रहेगा, जबकि वो अभय की फैमिली की सेफ्टी के लिए उनके आसपास रहने वाला था। मिहिका और बाकी लोगों के लिए खाना पैक करवाने के लिए अभय एक रेस्टोरेंट के अंदर था। वो इस बात से अनजान था कि शहर में कुछ खतरनाक होने वाला था। करीबन 10 लोगों का खाना लेकर अभय मिहिका के घर पहुंचा। वहां गिरीश और कुछ और नाइट फाइटर्स उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद थे। घर अंदर आकर अभय ने देखा कि जोरा टीवी के सामने सोफे में बैठे हुए मजे से कोई शो देख रही थी। अभय को देखते ही उसने बच्चों की तरह कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे जोर की भूख लगी थी। अभय ने तुरंत जोरा की प्लेट लगाई। उसने जोरा के लिए कुछ लाइट फूड ही पैक करवाया था। उसी वक्त शहर के एक कम्युनिटी एरिया के 2 बेडरूम अपार्टमेंट के एक कमरे में जरीन अपने बेटे को अपने हाथ से खिचड़ी खिला रही थी। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद उसके बच्चे की कंडीशन में काफ़ी सुधार था और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन सुबह जो कार का एक्सीडेंट हुआ था उसकी कॉम्पनसेशन फी का सोचकर जरीन बहुत परेशान थी। वो जानती थी कि अगर अभय उसकी हेल्प नहीं करता तो रितिका उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। वो उसी सोच में थी कि इतने पैसे कहाँ से लाएगी। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। आवाज़ सुनकर उसने खिचड़ी की प्लेट साइड में रखी। इस वक्त किसका कॉल है? उसने जैसे ही स्क्रीन पर डायरेक्टर शंकर व्यास नाम देखा, वो तो सरप्राइज रह गई। वो जब फेमस हुआ करती थी तब उसने डायरेक्टर शंकर के साथ काम किया था। डायरेक्टर शंकर फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम थे। डायरेक्टर ने मुझे क्यों कॉल किया है? मैंने न्यूज में देखा था, वो धीरज राजपूत की कंपनी के साथ मिलकर एक टीवी सीरीज बनाने वाले थे और उसमें तो रितिका लीड रोल में थी। कहीं रितिका ने फिर से मेरे खिलाफ कुछ किया तो नहीं? उसने घबराते हुए कॉल रिसीव किया। हेलो डायरेक्टर व्यास। फोन के दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज सुनाई पड़ी। जरीन रंधावा, राइट, लॉन्ग टाइम नो सी। बाय द वे, मैं एक मूवी कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो जितना जल्दी हो यहाँ आकर सेकंड फीमेल लीड के लिए ऑडिशन दे सकती हो। ये बात सुनते ही जरीन बहुत शॉक्ड थी। उसने एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसके डाउनफॉल के बाद भी डायरेक्टर शंकर उसे ऑडिशन के लिए कांटेक्ट करेंगे, और वो भी सेकंड फीमेल लीड के लिए। अगर वो ऑडिशन में सेलेक्ट हो गई तो उसे फिर से अपना करियर बनाने का मौका मिल जाएगा। उसने तुरंत ही कहा, मैं कल ही ऑडिशन देने आ सकती हूँ। ओके दैट्स ग्रेट, कल मॉर्निंग में मैं तुम्हें शेड्यूल MSG कर दूंगा। लेट्स मीट टुमारो, बाय। इधर अभय अब रोज जोरा की देखभाल करता और टाइम आने पर मिहिका और खुशी की मिशन में हेल्प करता था। 10 दिनों में तो जोरा लगभग ठीक हो गई थी। उसकी प्रोग्रेस देखकर लग रहा था कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। 10 दिन बाद मुंबई एयरपोर्ट के सामने अभय और जोरा कार से अपना लगेज उतार रहे थे। आज वो दोनों मसूरी के लिए निकल रहे थे। अभय ने अपने पेरेंट्स से कहा था कि मिस्टर राजपूत ने उसे किसी काम से मसूरी भेजा है। एक रात पहले ही अभय ने सानिया के साथ डिनर किया था। तब सानिया ने मसूरी चलने की जिद की थी। तब अभय ने समझाया कि उसे किसी इम्पोर्टेंट काम से मसूरी जाना है और वो सानिया को साथ लेकर नहीं जा सकता। डिनर के बाद वो खुद सानिया को ड्रॉप करने गया था। अभय और जोरा ने चेक इन किया। तभी उन्होंने नोटिस किया कि बोर्डिंग गेट के पास अचानक ही बहुत भीड़ बढ़ गई है और लोग रितिका का नाम लेकर चीयर कर रहे हैं। रितिका ने पलटकर हल्के से मुस्कुराते हुए सबको हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उसे देखते ही जोरा के मुंह से निकल पड़ा, कितनी खूबसूरत लड़की है, लेकिन ये वही है ना जिसके बारे में तुमने बताया था, वो बुरी एक्ट्रेस? अभय हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ वही डबल फेस एक्ट्रेस। खैर हमें क्या। करीबन 11 बजे दोनों प्लेन में बैठे थे। प्लेन टेक ऑफ होते वक्त जोरा विंडो से नीचे देखने लगी। 3 साल से यहाँ रहते हुए ये मुंबई शहर कुछ अपना सा हो गया था। ये सुनकर अभय भी खिड़की से बाहर देखने लगा। अभय और जोरा जैसे
नाइट फाइटर्स के लिए किसी एक जगह पर इतना लंबा समय रहना पॉसिबल नहीं था। हालांकि कुछ नाइट फाइटर्स ऐसे थे जो लंबे समय तक एक ही शहर में रहते थे। जैसे नंबर 14 गिरीश, वो लोग शहर के छोटे बड़े मिशन में हाथ बटाते थे, लेकिन अभय जैसे नाइट फाइटर्स लार्ज स्केल मिशंस करते थे और ज्यादातर एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करते रहते थे। फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ चुकी थी। अभय ने अपनी सीट पर टिकते हुए कहा, अपने रिवेंज के बाद हम नाइट वॉच लौट आएंगे। उद्धरण चिन्ह। जोरा हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, लेकिन अभय, मित्तल फैमिली को डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होगा। अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डोंट वरी, मैं हूं ना। आई नो, हम साथ है तो सब कुछ पॉसिबल है। हमारी टीम नाइट वॉच की बेस्ट टीम ऐसे ही नहीं थी। ये कहते हुए जोरा भी अपनी सीट पर टिक गई और आंखें बंद करके रेस्ट करने लगी। करीबन 1.5 घंटे बाद वो लोग मसूरी एयरपोर्ट पर थे। बाहर आकर उन्होंने अपना लगेज लिया और एग्जिट की तरफ बढ़े। लेकिन तभी बहुत से बॉडीगार्ड्स भागते हुए आए, गेट आउट ऑफ द वे। जो लोग बाहर निकलने वाले थे उन्हें धक्का मारकर पीछे कर दिया गया। ये देखकर अभय और जोरा को भी बहुत गुस्सा आया। अभय ने पलट कर देखा तो रितिका एग्जिट की तरफ बढ़ रही थी। अभय के आसपास खड़े लोग तुरंत फोन निकालकर रितिका की फोटो खींचने लगे। उसे देखते ही जोरा बोल पड़ी, ये हमारी ही फ्लाइट में थी। तभी एक गार्ड ने उसे पीछे हटने के लिए कहा। जोरा ने गुस्से में पूछा, ये तुम्हारा एयरपोर्ट है क्या, तुमने खरीदा हुआ है? लेकिन तभी अभय ने जोरा को पीछे खींच लिया और भीड़ से थोड़ा अलग लेकर आया। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? तुमने देखा नहीं वो रितिका, उस लड़की का चेहरा देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। अभय ने जोरा को समझाया। जोरा, बेवकूफ़ी मत करो, उसने अभी जतिन की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है और फेमस होने की वजह से अपनी हॉट सर्च पर है। अगर तुम्हारी लड़ाई की वजह से हम न्यूज में आ जाते हैं तो दिक्कत हो सकती थी। डोंट फॉरगेट, हमें छुपकर काम करना है। ये सुनकर जोरा शांत हो गई। रितिका के जाने के बाद अभय और जोरा भी एयरपोर्ट के बाहर आ गए और टैक्सी लेकर मिहिका के भेजे एड्रेस के लिए निकल गए। वहां पर मिहिका पहले से मौजूद थी। मिहिका ने एक 5 बेडरूम अपार्टमेंट लिया था। वहां पहुंचकर जोरा एक खाली कमरे में जाकर फ्रेश होने चली गई। वही अभय बाहर सोफे पर ही लेट गया। जोरा के बाहर आने के बाद मिहिका उसे ऑपरेटिंग रूम ले गई और उसका फुल बॉडी चेकअप किया। सब कुछ ठीक होने पर वो दोनों निश्चिंत होकर बाहर आ गई। सोफे पर बैठते हुए मिहिका ने कहा, अभय, ये रहा तुम्हारा नया आई कार्ड। आज से तुम ज़ीब्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हो। कल सुबह ऑफिस पहुंचकर ज्वाइन कर लेना और हाँ, वहां पहुंचकर इस नंबर पर कॉल कर लेना। ये किसका नंबर है? ये मिस्टर प्रीतम बजाज का नंबर है। वो एक रिटायर्ड नाइट फाइटर है और ये उन्हीं का नंबर है। जो नाइट फाइटर्स रिटायर हो जाते थे उनमें से टॉप रिच लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू कर देते थे और बाकी बचे रिटायर्ड लोग उनका बिजनेस मैनेज करने में हेल्प करते थे। कभी कभी ये लोग प्रेजेंट नाइट फाइटर की न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। अभय ने मिहिका से पूछा, उनका नाम क्या है? प्रीतम बजाज। अभय ने पहले कभी ये नाम नहीं सुना था। मिहिका, तुमने स्पेशल टास्क के बारे में नहीं बताया? अभी 2 मेन टास्क है, जिसमें से एक पलक को सेफ रखना है और दूसरा कलिंगा को पकड़ना। ये कलिंगा कौन है? वही जिसने जोरा को जख्मी किया था, मास्क वाला आदमी, वो शैडो गैंग का बॉस भी है। ये सुनकर अभय की भौहें तन गई। आई अंडरस्टैंड। मिहिका ने फिर जोरा की तरफ देखा। जोरा ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे टास्क देने की जरूरत नहीं है। अभी मैं नाइट फाइटर बनकर नहीं आना चाहती, हालांकि मैं मित्तल फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में पूरी हेल्प करूंगी। मिहिका हाँ में सर हिलाते हुए बोली, ओके, जैसा तुम चाहो। खैर, मुझे और खुशी को अभी यहाँ पर स्टेशन नाइट फाइटर के साथ कोऑपरेट करना है। अभय ने उत्सुकता से पूछा, चंडीगढ़ में कौन सा नाइट फाइटर है? नंबर 3, वो पहले नंबर 4 था। उसका नाम है यश अरोड़ा। यश का नाम सुनते ही अभय और जोरा दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे।
यश, अभय और बाकी लोगों से उम्र में काफ़ी बड़ा था और उम्र में बड़ा होने का फ़ायदा उठाते हुए यंग लोगों को सिखाने के नाम पर बुली भी करता था। एक बार अभय की टीम की एक मेंबर ने कोई छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, जिसके लिए यश ने उसे बुरी तरह पनिश किया था। जब अभय को ये बात पता चली, तो उसने यश से इसका कारण पूछा था। वो मेंबर अभय की टीम का था, तो यश को उसे पनिश करने का कोई हक नहीं था। ऊपर से एक मामूली मिस्टेक के लिए बड़ी पनिशमेंट देना भी गलत था। उस दिन अभय ने यश को फाइट के लिए चैलेंज किया और उसे एक मूव में ही हरा दिया। अगले दिन जोरा ने भी उससे फाइट की और यश जोरा से भी हार गया। तब यश नंबर 10 हुआ करता था। दोनों से लड़ाई में हारने के बाद उसे टॉप 10 की लिस्ट से हटा दिया गया। तब से यश और अभय की टीम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और बार बार उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे और हर बार यश की टीम को मुंह की खानी पड़ती थी। लेकिन इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अभय के टीम मेंबर्स पूरा जी जान लगाकर ट्रेनिंग करने लगे थे और उन्होंने कम समय में काफ़ी प्रोग्रेस कर ली थी। इस बात से यश काफ़ी अपसेट था, खासकर कि अभय और उसकी टीम के लोगों से। वो उससे उम्र में छोटे थे, लेकिन फिर भी उनकी रैंकिंग उससे ज़्यादा थी। लेकिन अब 3 सालों में वो नंबर 3 पर पहुंच गया था। वैसे तो अभय और जोरा की अब्सेंस से उसे अब तक नंबर 0 बन जाना था, लेकिन एक नया लड़का टाइगर आकर नंबर 0 बन गया था। अभय ने मजाकिया अंदाज में कहा, यश अरोड़ा अभी तक नहीं सुधरा, आज भी उसकी प्रोग्रेस स्लो ही है। जोरा हाँ में सर हिलाते हुए बोली, लेकिन अब वो यहाँ है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकती है, क्योंकि पुराने कन्फ्लिक्ट्स के कारण वो शायद हमारे साथ कोऑपरेट करने से मना कर दे। मिहिका ने हताश होकर कहा, ये पॉसिबल है। तुम दोनों की टीम एक दूसरे को दुश्मन की तरह ट्रीट करती थी। मुझे तो बेचारे अरोड़ा अंकल पर दया भी आती थी, तुम लोग उन्हें हर बार हरा देते थे। अभय झुंझलाते हुए बोला, अच्छा ये सब छोड़ो, अभी अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो मैं एक बार फिर उसे चैलेंज करूंगा, फिर देखते हैं वो और उसकी टीम कोऑपरेट कैसे नहीं करेंगे। मिहिका ने अभय और जोरा से कहा, ठीक है, तुम दोनों देख लेना कि क्या करना है। अब मैं सोने जा रही हूँ, नाइट में पलक की सिक्योरिटी भी देखनी है। मिहिका के जाने के बाद अभय और जोरा आसपास थोड़ा घूम कर आए, ताकि एरिया से फेमिलियर हो पाए। मसूरी वैसे ही बहुत खूबसूरत शहर है। थोड़ी देर बाद वो लोग भी वापस आ गए। डिनर के बाद उन्होंने आराम किया। अभय पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं पाया था। अगली सुबह जब अभय की आंख खुली तो सुबह के 9 बज चुके थे। जल्दी जल्दी तैयार होकर वो सीधे ज़ीब्रा ग्रुप के लिए निकल पड़ा। पिछली रात उसने ज़ीब्रा कंपनी के बारे में रिसर्च भी की थी। ज़ीब्रा कंपनी देश की लिस्ट कंपनीज की लिस्ट में शामिल थी। हालांकि वो स्काई व्यू जितनी बड़ी कंपनी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 300 करोड़ थी। ज़ीब्रा ग्रुप के एंट्रेंस पर पहुंचकर अभय ने गार्ड को ऑफर लेटर और आईडी कार्ड दिखाया। डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही गार्ड ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। लॉबी में आने के बाद उसने प्रीतम बजाज को कॉल किया। थोड़ी ही देर में प्रीतम बजाज लॉबी में था। उसने जैसे ही अभय को देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो धीमी आवाज में बोला, नंबर 0। अभय ने पलट कर देखा, सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। हेलो मिस्टर बजाज। मिस्टर बजाज अभय को अपने साथ एचआर डिपार्टमेंट ले गए। वहां उन्होंने जॉइनिंग प्रोसीजर्स कंप्लीट करवाए और फिर अभय से बोले, अभय सेल्स डिपार्टमेंट 5th फ्लोर पर है, मैं तुम्हें वहां सबसे मिलवाता हूं, चलो। वो आगे बढ़े ही थे कि अभय ने उन्हें रोक दिया। मिस्टर बजाज आप काफ़ी बिजी होंगे ना, आप अपना काम कीजिए, मैं खुद वहां चला जाऊंगा। क्या सेल्स डिपार्टमेंट में किसी को पता है कि मैं आज जॉइनिंग लेने वाला हूं? वेल, मैंने उन्हें बता दिया था, लेकिन मैंने तुम्हारी नाइट फाइटर की आइडेंटिटी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा है। तुम यहाँ बस एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हो। ये आपने बिल्कुल ठीक किया मिस्टर बजाज, थैंक यू। अच्छा, तुम जब सेल्स डिपार्टमेंट में जाओ तो वहाँ योगेश जोशी से मिलना, वो सब अरेंजमेंट कर देगा। ये कहते हुए मिस्टर बजाज को अचानक कुछ याद आया। और हाँ, ये याद रखना कि मसूरी की कुछ बड़ी कंपनीज में तुम्हारे शेयर्स है।
मैं नाइट फाइट से डिटेल्स लेकर तुम्हें शेयर कर दूंगा, हो सकता है तुम्हें आगे जरूरत पड़े। अभय ये सुनकर सरप्राइज नहीं था। मसूरी एक ऐसी जगह थी जहां बहुत सी सेक्लूडेड फैमिलीज रहती थी और इसलिए यहां अंडरग्राउंड के लोग भी ज़्यादा एक्टिव थे। जब उसने नाइट वॉच ज्वाइन किया था तब उसे भी कई बार यहां आना पड़ा था। मिस्टर बजाज के जाने के बाद अभय लिफ्ट में आ गया। 5th फ्लोर में पहुंचकर वो बस बाहर कदम रखने ही वाला था, उसे लिफ्ट के पास की सीढ़ियों से एक आदमी की तेज आवाज आए, सुष्मिता तुम्हें मेरी फीलिंग्स नजर नहीं आती। अभय बिना आवाज किए बाहर आया और उसने थोड़ा झांक कर देखा। नीचे सीढ़ियों पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था और उसके सामने एक ब्यूटीफुल लड़की थी। वो लड़की थोड़ा कंफ्यूज लग रही थी। मिस्टर जोशी, मैं किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। मैं अभी ग्रेजुएट हुई हूँ और अपना करियर बनाने में फोकस्ड रहना चाहती हूँ। अभय मिस्टर जोशी का नाम सुनते ही सोच में पड़ गया। क्या ये मेरा मैनेजर योगेश जोशी हैं? मिस्टर जोशी ने सुष्मिता से कहा, सुष्मिता तुम थोड़ा लॉजिकली सोचो, मैं सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ और मेरे अंकल कंपनी में सीनियर पोस्ट पर है। अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आती हो तो तुम्हें बहुत जल्दी प्रमोशंस मिलेंगे। मैं तुम्हें हेड ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट भी बना सकता हूँ। मेरे साथ तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, वरना तुम्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये सुनकर सुष्मिता को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने किसी तरह अपने इमोशन कंट्रोल कर लिए। योगेश सर, मैं अपनी मेहनत के दम पर ही आगे बढ़ना चाहती हूँ, लड़की हूँ पर बेचारी नहीं। अभय को कंफर्म हो गया था कि ये उसका मैनेजर ही था। वो उनकी बातें और भी ध्यान से सुनने लगा। योगेश हंसते हुए बोला, ओह तो तुम उन लड़कियों में से हो जो फेमिनिज्म का झंडा लेकर चलती हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त तुम्हें जॉब से निकाल सकता हूँ। सुष्मिता ने घबराते हुए कहा, सर आप ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर जोशी ने घमंड से कहा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसलिए तुम सोच लो। अच्छा एक काम करते हैं, हम दोनों शाम को मूवी चलते हैं, फिर डिनर पर वहाँ हम आराम से बैठकर बात कर पाएंगे। सुष्मिता ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं सर, ऑफिस के बाद मुझे जल्दी घर जाना है। सुष्मिता के बार बार इनकार करने पर अब मिस्टर जोशी को भी गुस्सा आने लगा था। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर सुष्मिता का हाथ पकड़ लिया और इससे पहले कि वो कुछ करते, तभी अभय ने अचानक बाहर आकर कहा, मिस्टर जोशी, एक जेंटलमैन को रिजेक्शन एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, या फिर आप जेंटलमैन की कैटेगरी में नहीं आते? पीछे से आवाज सुनकर मिस्टर जोशी और सुष्मिता ने पलट कर देखा। सुष्मिता ने शर्म से सर झुका लिया था और मिस्टर जोशी नाराजगी से बोले, तुम कौन हो? मुझे HR डिपार्टमेंट ने आपसे मिलने भेजा था, मैं न्यू एम्प्लॉय हूँ। अच्छा तो अब से तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, यू आर फायर्ड। तुम ऑफिस के पहले दिन ही लेट हो। आई डोंट नीड एम्प्लॉयज लाइक यू, नाउ गेट आउट। अभय कंधे उचकाते हुए बोला, रियली? ओके। ये कहकर अभय ने अपना कार्ड मिस्टर जोशी की तरफ उछाल कर फेंक दिया। वैसे भी अभय को कंपनी ज्वाइन नहीं करनी थी, वो तो मेहिका ने कहा था, इसलिए वो आ गया था। मिस्टर जोशी ने सोचा नहीं था कि अभय इतना इजीली मान जाएगा, क्योंकि ज़ीब्रा ग्रुप मसूरी की सबसे बड़ी कंपनी थी और वहाँ हर कोई जॉब हासिल करना चाहता था। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर नाम देखकर उसने हड़बड़ाहट में कॉल रिसीव किया। हेलो, यस मिस्टर बजाज। फ़ोन के दूसरी तरफ से मिस्टर बजाज ने कहा, जोशी अभय वहाँ आ गया होगा ना? तुम उसे कोई भी पोजीशन दे दो, हालांकि वो ऑफिस आए या छुट्टी ले, काम करे या न करे, तुम उसे कुछ मत बोलना, समझे? ये सुनते ही मिस्टर जोशी ने जमीन पर पड़ा कार्ड उठाया तो उसमें अभय कपूर का नाम लिखा हुआ था। नाम पढ़ते ही मिस्टर जोशी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मिस्टर बजाज, वो तो जॉब छोड़कर चला गया। मिस्टर बजाज चिल्लाते हुए पूछने लगे, व्हाट? वो जॉब छोड़कर गया? पर क्यों? क्या तुमने कुछ किया है? एक बात कान खोलकर सुन लो जोशी, उसे अभी वापस लेकर आओ, वरना तुम और तुम्हारे अंकल दोनों अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार रखना, समझे? ये सुनकर योगेश जोशी समझ गया था कि अभय कपूर कोई मामूली एम्प्लॉय नहीं था। उसके लिए प्रेसिडेंट बजाज ने खुद कॉल किया था। वो तुरंत लिफ्ट की तरफ भागा।
वहां अभय लिफ्ट आने का इंतजार कर रहा था। योगेश जोशी तुरंत अभय के पास आया। तब तक लिफ्ट भी आ गई थी। अभय अंदर जाने ही वाला था कि मिस्टर जोशी ने जोर से चिल्लाकर कहा, अभय वेट। अभय ने पूछा, अभी आपने ही तो मुझे जाने के लिए कहा था, अब क्या पूरा गेट तक छोड़कर आएंगे? मिस्टर जोशी ने कहा, वो मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहा था, वो तो बस एक वार्निंग थी ताकि तुम अगली बार लेट ना आओ। अभय मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर जोशी, मैं काम के पहले ही दिन लेट हो गया हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं यहाँ काम करना डिजर्व नहीं करता। आई हैव टू रिजाइन। मिस्टर योगेश जोशी इस बात से परेशान हो गए। उसे प्रीतम बजाज ने खासकर वार्न किया था कि अभय नहीं लौटा तो उसकी नौकरी गई। नहीं, रिजाइन करने की क्या जरूरत है, ये तो छोटी सी बात है और गलती तो सबसे हो जाती है, बस अगली बार टाइम पर आना। लेकिन अभय ना में सर हिलाते हुए बोला, नहीं सर, आई वॉन्ट टू क्विट। ये कहते हुए वो आगे बढ़ा ही था कि मिस्टर जोशी ने उसकी बाह पकड़कर उसे रोक लिया। ये देखकर सुष्मिता भी हैरान थी और अभय की पर्सनैलिटी को लेकर क्यूरियस भी, लेकिन वो मौका देखकर वहां से निकल गई। मिस्टर जोशी ने अभय को लिफ्ट से बाहर खींचते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, मैंने कुछ ज्यादा बदतमीजी से बात की, आई एम सॉरी, प्लीज डोंट क्विट। मिस्टर जोशी को गिड़गिड़ाते देख अभय के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने सोचा, अगर मैं वापस गया तो मेहिका मुझे डांट कर यहाँ वापस आने के लिए कहेगी या कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करवाएगी। उसने कहा, ओके ओके, आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगा, लाइए मेरा कार्ड दीजिए। अभय की इस बात से मिस्टर जोशी ने राहत की सांस ली। मुझे आप कहने की जरूरत नहीं है, उम्र में बड़ा दिखता हूँ पर इतना भी बड़ा नहीं हूँ, तुम बोल सकते हो, चलो डिपार्टमेंट में तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। योगेश की इस बात पर अभय को हंसी आ गई, पर अभय हंसी कंट्रोल करके बोला, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, बस तुम वर्क असाइन कर दो। मिस्टर जोशी ने हाँ में सर हिलाया और अभय के साथ सेल्स डिपार्टमेंट में आ गए। मिस्टर जोशी एक लॉन केबिन के सामने आकर बोले, ये सेल्स टीम 2 है, तुम यहाँ इनके साथ काम करोगे। उन्होंने फिर एक नौजवान लड़के की तरफ देखकर कहा, विनोद, ये नया एम्प्लॉय है, आज से तुम्हारे ग्रुप में काम करेगा। विनोद अपनी जगह से उठकर उसके सामने आ गया और मिस्टर जोशी को ग्रीट करती हुए बोला, हेलो मैनेजर, ये अभय कपूर है, इनके लिए एक सीट अरेंज करो और हाँ उसके बाद मेरे केबिन में आ जाना। मिस्टर जोशी के जाने के बाद विनोद अभय को अंदर ले गया। वहां करीबन 9 लोग थे, जिनमें से 6 लड़कियां थी। विनोद ने अभय को एक खाली सीट पर बैठने के लिए कहा और सरप्राइजिंगली सुष्मिता उसके साइड वाली सीट पर बैठी थी। विनोद के जाने के बाद सुष्मिता ने अभय की तरफ देखकर सॉफ्टली कहा, थैंक यू। अभय ने जवाब में बस हल्के से मुस्कुरा दिया। थोड़ी ही देर में विनोद वापस आया और सुष्मिता के सामने आकर बोला, मैनेजर ने तुम्हें बुलाया है। सुष्मिता थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर भी उठकर वहां से मिस्टर जोशी के कैबिन में जाने लगी। करीबन 5 मिनट बाद वो वापस आई तो उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर एक लड़की ने पूछा, क्या हुआ, मैनेजर ने फिर से हरास किया? सुष्मिता ने हताश होकर कहा, उसने कहा कि वो मेरी पुअर परफॉर्मेंस के कारण मुझे फायर करना चाहता है। मैं अभी प्रोबेशन पीरियड में हूँ और इस मंथ मेरी परफॉर्मेंस वाकई ठीक नहीं थी, लेकिन अभी प्रोबेशन के 2 महीने बाकी है, फिर भी वो मुझे जॉब से निकलना चाहते हैं। एक दूसरी लड़की मुंह बनाते हुए बोली, इस मैनेजर की तुम पर बुरी नज़र है, तुम उसे भाव नहीं देती, इसलिए वो ये धमकी दे रहा है। सुष्मिता ने कहा, उसने कहा कि ऑक्साइड बा से पैसे रिकवर करना होगा, अगर मैं नहीं कर पाई तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। ऑक्साइड बा का नाम सुनते ही विनोद परेशान होकर बोला, ऑक्साइड बा? वहाँ 80 लाख का कर्ज है और कंपनी की तरफ से डेट रिकवरी के लिए 15% का कमीशन भी मिलेगा, लेकिन कोई भी ये टास्क नहीं करना चाहता सुष्मिता, वो जानबूझकर तुम्हें ये काम करने के लिए कह रहा है। तब पास ही बैठी लड़की बोली, हाँ, ताकि तुम हार मानकर उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अभय सोच में पड़ गया कि 80 लाख का 15% कमीशन,
करीबन 12 लाख रुपए होगा और ये अमाउंट यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट है, तो फिर अभी तक किसी ने ये काम किया क्यों नहीं? उसने उत्सुकता से पूछा। अभी तक किसी ने ये काम क्यों नहीं किया? विनोद ने समझाया। तुमने आज ज्वाइन किया है ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। ऑक्साइड बार शहर का सबसे बड़ा बार है और उसका ऑनर काफ़ी मिस्टीरियस है। वैसे भी बार इंडस्ट्री में कई लोग किसी गलत काम से भी जुड़े होते हैं। पहले कुछ लोगों ने पेमेंट कलेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन सभी के साथ कुछ न कुछ एक्सीडेंट्स हुए और बेचारे हॉस्पिटल पहुंच गए। इसलिए कंपनी के लोग इसे डेड डेट कहने लगे, जिसे रिकवर नहीं किया जा सकता। ये सुनकर अभय की भौहें चढ़ गई। कहीं वैनम या शैडो गैंग का कोई मेंबर तो वहां का ऑनर नहीं है। उसने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन कर्ज तो चुकाना ही होगा ना। सुष्मिता, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और जो कमीशन आएगा उसका हम 50-50 कर लेंगे। ये सुनकर विनोद ने कहा, अभय, सुष्मिता, अगर वो लोग कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें तो तुम लोग वापस आ जाना। एंड सुष्मिता, तुम्हारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन अच्छी है और तुम्हें किसी भी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, इसलिए रिस्क मत लेना। सुष्मिता ने हाँ में सर हिलाया और फिर अभय से बोली, ओके, हम साथ चलते हैं। सुष्मिता के पास बैठी लड़की ने हैरानी से कहा, सुष्मिता, तू पागल हो गई है? वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। सुष्मिता वैसे तो डरी हुई थी, इसलिए उसने दबी आवाज में कहा, आई हैव टू गिव इट अ ट्राई। तुम्हें मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पता तो है। विनोद ने सुष्मिता और अभय को देखा। देखो, तुम दोनों जाना ही चाहते तो मैं नहीं रोकूंगा, क्योंकि अगर तुमने पैसे की रिकवरी कर ली तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तुम लोग पैसे न ला पाओ तो वापस आ जाना। डोंट रिस्क योर लाइफ। अभय ने विनोद से कहा, डोंट वरी। फिर उसने सुष्मिता को चलने का इशारा किया। चलो, चलकर देखते हैं क्या है ये ऑक्साइड बार। सुष्मिता और अभय के जाने के बाद विनोद ने मुंह बनाते हुए कहा, आज की दुनिया में तो जिसके कनेक्शंस वही राजा है। पास ही बैठी लड़की ने पूछा, आप किसकी बात कर रहे हो? ये अभय कपूर, ये शायद किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव का रिश्तेदार है। अभी मुझे मैनेजर ने बुलाया था न, उन्होंने यही कहने बुलाया था कि अभय को कोई काम करने के लिए फोर्स नहीं करना है, और ये अभय भी मैनेजर की तरह ही रंगीला लगता है। सुष्मिता को इम्प्रेस करने के लिए ऑक्साइड बार चला गया हूँ, वहां जाकर सारा इम्प्रेशन धरा का धरा रह जाएगा। तब उस लड़की ने कहा, अरे जाने दो, हमें क्या, हमने तो उन्हें रोका था न, लेकिन फिर उन्हें जाना था तो उनकी मर्जी है, हमारा कंपटीशन काम हो जाएगा। ये सुनकर सब हंसने लगे। वही अभय और सुष्मिता ऑक्साइड बार के लिए निकल गए थे। रास्ते में सुष्मिता ने अभय को बताया कि उसकी मॉम को ट्यूमर है और मेडिकल का खर्च चलाने के लिए उसका ज़ीब्रा जैसी बड़ी कंपनी में जॉब करना जरूरी है, और इसी वजह से उसने सेल्स में जॉब ज्वाइन की ताकि इंसेंटिव से ज़्यादा पैसे कमा पाए। दोपहर के करीबन 1 बजे थे। दोनों ऑक्साइड बार के सामने थे। अभय एंट्रेंस की तरफ बढ़ा, लेकिन सुष्मिता थोड़ा डरी हुई थी। हालांकि अभय को बेफिक्र देख वो भी अभय के पीछे पीछे बार के एंट्रेंस के सामने आ गई। तभी अभय का फोन बजा। कॉल सानिया की थी। अभय ने कॉल कट कर दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दरअसल कॉल कट नहीं हुआ था बल्कि रिसीव हुआ था। सुष्मिता ने अभय के पास पहुंचकर झिझकते हुए कहा, अभय, आयुष, हमें बार के अंदर चलना चाहिए। सुष्मिता को नर्वस देखकर अभय ने समझाया, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, सब संभाल लूंगा। वैसे तुम सारी काम की चीजें लाई हो ना, आज उन सब की बहुत जरूरत पड़ेगी। हाँ, मैं सब कुछ लाई हूं। तुम्हारा जोश देखकर मुझ में भी जोश आ गया है। अभय मुस्कुराया और दोनों बार के अंदर जाने लगे। वहां मुंबई में सानिया ने फोन पर ये बातें सुनी तो वो बेहद गुस्सा हो गई। ये अभय का बच्चा वहां लड़कियों को बार में घुमा रहा है, उन्हें जोश दिलवा रहा है और मुझे बोलता है कि काम के लिए गया है, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वहां मसूरी में दोपहर होने की वजह से बार के अंदर ज्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ वेट्रेस क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। उन्हें अंदर आते देख एक आदमी चिल्लाकर बोला, हे, अभी बार ओपन नहीं हुआ है, आप लोग इवनिंग में आना। अभय ने कहा,
हम जेब्रा कंपनी से आए हैं, हमें आपके मैनेजर से मिलना है। जेब्रा कंपनी का नाम सुनकर सभी वेटर्स हैरानी से उन दोनों को देखने लगे। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।